स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है एक परिवार की प्रेरणादायक कहानी। माँ की एक सीख ने बदल दी बेटी की ज़िंदगी। इसी पे आधारित बहुत ही इमोशनल कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। अरे राजू, घर की सफाई हुई या नहीं? जल्दी से चाय का पानी चढ़ा दो। सवेरे सवेरे कविता जी की तेज आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। जैसे ही रीतू की नींद खुली, उसने देखा कि माँ ने नौकरों को अलग अलग काम समझा रही थी। पूरे घर में ताना तानी का माहौल था। वजह थी कि आज शताब्दी एक्सप्रेस से रेणु दी और उनके पति सूरज जी आ रहे थे। उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी आने वाले थे। रेणु दी घर की सबसे बड़ी बेटी थी और उनकी शादी एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुई थी। कविता जी चाहती थी कि इंतजाम में किसी भी तरह की कमी ना हो। उसी वक्त रीतू के पिता मोहन जी की आवाज़ आई, अरे बैठक की चादर बदली की नहीं? रेणु और सूरज आने वाले हैं, घर साफ सुथरा होना चाहिए। मुश्किल से ही तो आप आते हैं वक्त निकालकर। तभी कविता जी की नज़र रीतू पर पड़ी। अरे रीतू, तू तो ऐसे ही बैठी है, और यह क्या? नीतू का हाल देखा है? एकदम गंदा लग रहा है। जल्दी से उठ, नहा धोकर नए कपड़े पहन और नीतू को भी अच्छी से तैयार कर दे, नहीं तो रेणु और सूरज कहेंगे कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। रीतू तुरंत उठ गई। पूरे घर में तैयारियों का माहौल था, जैसे किसी बड़े त्योहार का इंतजार हो रहा हो। रीतू और नीतू को तैयार करते हुए अचानक अपनी पुरानी यादों में खो गई। उसे वह दिन याद आया जब उसकी शादी के बाद वह पहली बार ससुराल में मायके आई थी। घर का माहौल आज जैसा ही था, खुशियों से भरा हुआ। माँ सुबह से तैयारियों में लगी रहती थी। पिताजी बाजार से उसकी पसंदीदा मिठाइयाँ और फल लाते थे और भाई बहन उसे चारों तरफ से घेर लेते थे। उस दिन जब वह ससुराल से आई थी तो कविता जी ने उसे गले लगाकर कहा था, तू आई है तो ऐसा लग रहा है जैसे घर फिर से जी उठा हो। मोहन जी ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा था, हमारी रीतू तो पहले से ज़्यादा सुंदर लग रही है। रीतू को याद है कैसे घर का हर कोना उसे देखकर खेल उठता था। बैठक से लेकर उसके कैमरे तक सब जगह खास तैयारी होती थी। माँ उसके लिए उसकी पसंदीदा खीर बनाती थी और पिताजी उससे ढेरों बातें करते हुए पूछते थे कि ससुराल में सब कैसे हैं। रीतू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे याद आया कैसे उसके आने पर पूरा घर खुशी से भर जाता था। उसका मायका तभी उसकी पहली दुनिया था, जहाँ वह हर बार खुद को राजकुमारी जैसा महसूस करती थी। लेकिन आज वह माहौल वैसा तो था, पर रीतू का दिल पहले जैसा खुश नहीं था। उसने धीरे से नीतू के बालों को संवारा और खुद को समझाने की कोशिश की। यह मायका अब भी उतना ही प्यारा था, पर उसके आने की वजह अब बदल चुकी थी। अब जब वह मायके में थी तो वह कोई खुशी लेकर नहीं आई थी, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बोझ और टूटे सपनों के साथ यहाँ पनाह लेने आई थी। कविता जी और मोहन जी ने उससे कभी कुछ नहीं पूछा, पर रीतू जानती थी कि उनके दिलों में भी वही सवाल था, क्या रीतू की ज़िंदगी फिर से मुस्कुराएगी? रीतू ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए नीतू का हाथ पकड़ा। वह चाहती थी कि रेणु दी और उनके परिवार के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, लेकिन मन के किसी कोने में उसके ख्याल अब भी उसी सवाल से उलझे थे। क्या वह भी कभी फिर से वैसी ही खुशी महसूस कर पाएगी जैसी पहले महसूस होती थी? रीतू रेणु दी और सूरज जी के साथ बैठक में बैठी थी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। रेणु दी को देखकर उसे अपनी शादी के शुरुआती दिन याद आने लगे। तब सब कुछ कितना अच्छा था। उसका पति विजय उससे बेहद प्यार करता था। सास ससुर भी उसका सम्मान करते थे। उसे लगता था कि उसने एक खूबसूरत परिवार पाया है। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई थी। विजय का व्यवहार अचानक बदलने लगा। पहले जो बातें बेहंसकर टाल देती थी, वही अब बड़े झगड़ों का कारण बन जाती। रीतू हर बार सोचती कि यह बस वक्त की बात है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात बदतर होते गए। फिर एक दिन रीतू ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी ज़िंदगी को झकझोर कर रख दिया। विजय का किसी और महिला के साथ रिश्ता था। यह जानकर रीतू का दिल टूट गया। जब उसने विजय से इस बारे में बात की, रीतू गुस्से और दर्द में विजय से बोली, विजय, यह सब क्या है? यह औरत कौन है? और यह बातें जो मैं तुम्हारे फ़ोन में देख रही हूँ,
इसका मतलब क्या है? विजय ने ऋतु की तरफ गुस्से में देखा और बोला, तुम्हें कोई और काम नहीं है? हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो। यह सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। ऋतु अपने आंसू को रोकते हुए बोली, दिमाग की उपज? यह मैसेज, यह तस्वीरें क्या झूठ बोल रही है? विजय, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझसे यह सब कैसे छिपा सकते हो? ऋतु की बात सुन विजय तेज आवाज में बोला, हाँ तो क्या कर लोगी? हर किसी की जिंदगी में यह सब चलता है। तुम अपना काम करो और खबरदार जो मेरे फोन को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। उस दिन ऋतु का दिल टूट गया था। उसने रोते हुए अपनी सास शकुंतला जी को सारी बात बताई और कहा, माँ जी आप ही समझाइए विजय को, यह सब ठीक नहीं है। ऋतु ने सोचा उसकी सास उसके दर्द की समझेगी और उसका साथ देगी, पर उल्टा वो उस पर ही बरस पड़ी। अरे तूने तो ख्याल रखा नहीं, फिर वह क्या करेगा? बाहर ही जाएगा। मर्दों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए, ज़्यादा रोक टोक करना ठीक नहीं है। ऋतु अपनी सास की बात सुन बोली, माँ जी आप यह क्या कह रही है? और मैं विजय का पूरा ख्याल रखती हूँ, बताइए कहाँ कोई कमी छोड़ी हूँ? मैं तो बस अपना हक मांग रही हूँ, क्या यह गलत है? शकुंतला जी तनक कर बोली, हक वक छोड़, तू ही कुछ कमी छोड़ती होगी। तभी विजय बाहर जाने लगा। औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, तभी घर चलता है। ऋतु को समझ नहीं आया कि आखिर उसका कसूर क्या था। वह तो हमेशा घर और परिवार के लिए जीती रही। धीरे धीरे विजय का व्यवहार और खराब होता गया। वह देर रात घर लौटता, ऋतु और नीतू की तरफ ध्यान देना तो दूर की बात, वह झल्ला कर ऋतु पर हाथ भी उठा देता। ऋतु अपने बेटे नीतू के लिए यह सब कुछ सहन कर रही थी, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने ऋतु को मजबूर कर दिया। घर छोड़ने के चलने चाहिए थे। आखिर क्या थी वह वजह? विजय शाम को देर से घर आया था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके मुंह से शराब की तीखी गंध आ रही थी। ऋतु ने धीरे से पूछा, विजय कहाँ थे तुम? मैं और नीतू पूरा दिन तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। विजय ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें क्या मतलब है? जहाँ चाहूँ जाऊँ, जो चाहूँ करूँ, इस बात में टोकने की आदत है तुम्हें? ऋतु ने संयम रखते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि घर पर थोड़ा समय बिताओ। नीतू पूरा दिन पूछता रहा कि पापा कब आएंगे। इस पर विजय भड़क उठा। उसने पास रखा पानी का गिलास उठाया और जमीन पर पटक दिया। तुम्हारी यह बातें अब सुनने की ताकत नहीं है मुझ में। मेरा जब मन करेगा तब आऊँगा घर। तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ऋतु ने खुद को शांत कर रखने की कोशिश की। उसने नीतू को गोद में लिया और अपने कमरे में जाने लगी। तभी विजय ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, इसे रखो नीचे, यह भी तुम्हारी तरह एक दिन मेरी जिंदगी में झंझट बनेगा। अचानक विजय ने ऋतु को गोद से खींचा और जोर से थप्पड़ मार दिया। नीतू जोर जोर से रोने लगा। ऋतु ने हैरान होकर कहा, विजय यह तुमने क्या किया? यह बच्चा है, तुमने इसको क्यों मारा? इसकी क्या गलती थी? विजय ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चीखते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। ऋतु ने नीतू को अपने पास खींचने की कोशिश की, लेकिन विजय का गुस्सा और बढ़ गया। उसने नीतू को छोड़ दिया और ऋतु की तरफ बढ़ा। अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, कहकर उसने ऋतु को गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। ऋतु का पूरा शरीर कांप गया। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी आत्मा पर चोट लगी हो। उसने हमेशा सोचा था कि वह सब कुछ सह लेगी, गुस्सा, ताने, यहाँ तक कि विजय का बुरा व्यवहार भी। लेकिन जब विजय ने नीतू पर हाथ उठाया और फिर उस पर, तो उसका धैर्य टूट गया। ऋतु ने उस पल फैसला कर लिया। उसने नीतू को अपनी गोद में उठाया और सख्त लहजे में कहा, बस अब और नहीं विजय, तुमने मेरा सब्र तोड़ दिया है। मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रह सकती। विजय ने हंसते हुए कहा, जाना है तो जाओ, वैसे भी तुमसे और तुम्हारे बेटे से मुझे कोई मतलब नहीं। ऋतु ने आंसू पोंछे और घर से बाहर निकलते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। वह जानती थी कि अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए भी थी। उस रात उसने मायके पहुंचा, कविता जी के गले लगाते हुए सिर्फ इतना कहा, अब और नहीं माँ, मैं टूट चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को इस माहौल में नहीं रख सकती। कविता जी ने उसे गले से लगाकर कहा, तूने जो किया वह सही किया, अब हम सब तेरे साथ हैं। उस रात ऋतु ने एक नई शुरुआत का संकल्प लिया। उसने ठान लिया कि चाहे जितनी मुश्किलें आई, वह अपने बेटे को एक बेहतर जिंदगी देगी, जिसमें ना डर होगा ना आंसू। ऋतु के ख्यालों का सिलसिला
तब टूटा जब रेणु दी ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे रितु, तुम भी तो कुछ खाओ, बस काम में ही लगी हो। रितु ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन भीतर उसकी जिंदगी में कितनी तकलीफ थी यह सिर्फ वही जानती थी। रेणु 2 दिन बाद वापस अपने घर चले गए, लेकिन रितु अभी भी अपने मायके में ही थी। कविता जी और मोहन जी ने उसे सहारा दिया, लेकिन वह जानते थे कि यहाँ रहना एक अस्थायी समाधान नहीं है। वह नीतू की तरफ देखती, जो अपने छोटे छोटे खिलौने से खेलने में खोया जाता रहता था। उसके मासूम चेहरे को देखकर रितु के भीतर हिम्मत आती। उसने ठान लिया था कि वह अपने बेटे के लिए एक नई और बेहतर जिंदगी बनाएगी। एक दिन कविता जी ने रितु से कहा, बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। जीवन में अकेले चलने का साहस अब तुम्हें खुद जुटाना होगा। रितु ने अपनी माँ की बात को गहराई से समझा। अगले ही दिन वह अपनी पढ़ाई और काम के अनुभव को याद करते हुए नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। रितु ने कई जगह इंटरव्यू दिए। शुरुआत में हर जगह उसे उसके पिछले अनुभव और घरेलू परिस्थितियों के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे एक छोटे से स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। यह नौकरी बड़ी ही नहीं थी, लेकिन रितु के लिए यह एक नई शुरुआत थी। नीतू के स्कूल में दाखिले के लिए भी रितु को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उसने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा नीतू की पढ़ाई और ज़रूरतों पर खर्च करना शुरू कर दिया। वह चाहते थे कि नीतू एक ऐसा माहौल पाए जहां वह खुश रह सके और डर के साथ से दूर हो। धीरे धीरे रितु की ज़िंदगी पटरी पर लौटने लगी। स्कूल में उसकी मेहनत और लगन देखकर प्रिंसिपल ने उसकी सैलरी बढ़ा दी और उसे एक अस्थायी पद दे दिया। रितु का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था। कुछ सालों बाद एक दिन विजय रितु के घर अचानक दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसने रितु से माफ़ी मांगते हुए कहा, रितु, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे तुम्हारी और नीतू की ज़रूरत है। मुझे एक और मौका दो, हम फिर से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। रितु ने उसकी आंखों में देखा। वह झूठ और पछतावे के बीच का फर्क अब बखूबी समझ चुकी थी। उसने दृढ़ता से कहा, विजय, मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत मौके दिए, लेकिन तुमने हर बार मुझे और मेरे आत्मसम्मान को कुचला। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नीतू और मैं अब अपनी नई जिंदगी में खुश हैं। हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। विजय रितु की आवाज़ में आई ताकत देखकर चौंक गया। वह बिना कुछ कहे लौट गया। रितु ने खुद को और मजबूत महसूस किया। रितु की ज़िंदगी अब धीरे धीरे स्थिर हो चुकी थी। स्कूल में उसकी नौकरी, नीतू की पढ़ाई ने उसे व्यस्त रखा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक और मोड़ आना बाकी था। एक ऐसा मोड़ जो उसे नए सिरे से खुशियाँ दे सकता था। एक दिन स्कूल में एक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से कई जाने माने लोग आए थे। मुख्य अतिथि थे अरुण, जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करने वाले एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके भाषण ने हर किसी को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, हर महिला में अपनी ज़िंदगी को बदलने की ताकत होती है। बस अपनी ताकत को पहचानने की ज़रूरत है और अपने फैसले खुद लेने का हौसला जुटाने की। रितु ने अरुण की बातों को बड़े ध्यान से सुना। उनके विचारों ने उसे प्रभावित किया। कार्यक्रम के बाद रितु ने अरुण से मुलाकात की। उसने अपनी कहानी साझा की और कहा, आपकी बातों ने मुझे बहुत प्रेरित किया। मैंने भी अपने बेटे के लिए नई शुरुआत की है। अरुण ने उसकी बातें सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कहानी तो खुद एक मिसाल है। क्यों ना आप हमारे साथ काम करें और उन महिलाओं को प्रेरित करें जो अभी भी अपने संघर्ष से लड़ रही है। रितु ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब वह स्कूल के साथ साथ अरुण के संगठन के साथ भी जुड़ गई। वहाँ उसने कई ऐसी महिलाओं से मुलाकात की जो अपनी समस्याओं का सामना कर रही थी। रितु ने उनकी मदद करना और उन्हें सशक्त बनाना अपना उद्देश्य बना लिया। रितु अब स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अरुण के संगठन के साथ जुड़कर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने लगी थी। उसकी दिनचर्या व्यस्त हो चुकी थी। उसे हर दिन एक नई ऊर्जा में थी। संगठन के साथ काम करते हुए उसने देखा कि कई महिलाएं घरेलू हिंसा, सामाजिक दबाव और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही थी। उनकी मदद करना रितु को अपनी ताकत का एहसास कराता था। महिलाओं की मदद करते हुए एक दिन रितु राधा नाम की एक महिला से मिली। राधा की कहानी रितु की तरह ही थी। उसका पति भी हिंसक था
और वह अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। रितु ने डर और हताशा के साथ कहा, दीदी मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूं। मेरे पास ना तो पैसे हैं ना ही नौकरी। रितु ने उसका हाथ थामा हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबसे पहले खुद पर विश्वास करो, हम तुम्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मदद करेंगे। रितु और अरुण ने मिलकर राधा को सिलाई की ट्रेनिंग दिलवाई। कुछ ही महीनों में राधा ने खुद एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दिया। जब राधा पहली बार अपनी कमाई लेकर रितु के पास आई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अरुण और रितु अब संगठन के कई प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर रहे थे। अरुण रितु के साहस और मेहनत की बहुत सराहना करता था। वह अक्सर रितु से कहता, तुम्हारा जैसा जज्बा हर किसी में नहीं होता। तुमने अपनी तकलीफ़ों को अपनी ताकत बना लिया है। धीरे धीरे उनके बीच की बातचीत गहरी होती गई। अरुण न केवल रितु की मदद करता था बल्कि नीतू का भी बहुत ध्यान रखता था। नीतू भी अरुण को पसंद करता था। एक दिन अरुण ने रितु से कहा, रितु आप हर बार दूसरों के लिए इतना कुछ करती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपको भी खुशी पाने का हक है? रितु ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खुशी मेरे लिए अब मेरा बेटा नीतू है, उसके लिए सब कुछ कर रही हूँ। अरुण ने गंभीर होकर कहा, और आपके लिए क्या आप नहीं चाहती कि आपके जीवन में कोई ऐसा हो जो आपका हाथ थामे? रितु ने चुपचाप उसकी बात सुनी। अरुण ने आगे कहा, अगर आप मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दे तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। मैं वादा करता हूँ कि आपको और नीतू को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। रितु के लिए यह पल बहुत भावुक था। उसने बहुत कुछ सहा था और अब दोबारा किसी पर भरोसा करने में डर महसूस हो रहा था। उसने अरुण से कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं कोई फैसला जल्दीबाजी में नहीं करना चाहती। अगले कुछ दिनों तक रितु ने इस बात पर बहुत सोचा। उसने अपने दिल से पूछा कि क्या वह अरुण पर भरोसा कर सकती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रात के खाने के बाद जब घर में सन्नाटा था, रितु ने माँ से कहा, माँ मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। माँ ने उसके चेहरे पर हल्की चिंता देखी और कहा, क्या बात है बेटी, तुम परेशान लग रही हो ना? ने थोड़ी झिझक के साथ अरुण की बात माँ को बताई। उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया, कैसे अरुण ने उसका और नीतू का साथ देने का प्रस्ताव रखा और कैसे वह अब खुद पर भरोसा करने में डर रही थी। माँ ने ध्यान से सब सुना और फिर रितु का हाथ थामते हुए कहा, बेटा तुमने अब तक हर मुश्किल का सामना किया है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा मिले जो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खुशी दे सके तो उसे ठुकराना सही नहीं होगा। रितु ने थोड़ी उलझन के साथ पूछा, माँ मुझे डर लगता है, क्या होगा अगर यह फैसला भी गलत निकला? माँ ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, डर हमेशा रहेगा रितु, लेकिन हर इंसान विजय जैसा नहीं होगा। अरुण ने जिस तरह तुम्हारा और नीतू का ख्याल रखा है, यह दिखाता है कि वह एक अच्छा इंसान है। हर रिश्ता एक मौका मांगता है और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुश रहने का हक है। माँ की बात सुन रितु धीरे से बोली, माँ मैं नहीं चाहती कि कोई नीतू को अपनाने का सिर्फ वादा करे। मुझे ऐसा साथी चाहिए जो उसे भी अपने बेटे की तरह देखे। माँ मुस्कुराते हुए बोली, और मैंने देखा है अरुण नीतू के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करता है। उसने कभी तुम्हारे या नीतू के प्रति कोई गलत भावना नहीं दिखाई। तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। बेटी जिंदगी तुम्हें एक और मौका दे रही है, इसे नकारना मत। माँ से बात करने के बाद रितु के दिल का बोझ हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि माँ सही कह रही थी, जिंदगी में हर रिश्ते को एक मौका देना जरूरी है और अरुण ने उसके और नीतू के लिए जो सम्मान और अपनापन दिखाया था वह बाकी सच्चा था। अगले दिन रितु ने अरुण से मिलने का फैसला किया। उसने उसे बुलाकर कहा, मैंने बहुत सोचा और माँ से भी बात की। मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहती हूँ कि यह रिश्ता सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि नीतू के लिए भी होगा।
मुझे उसके लिए एक पिता चाहिए जो उसे सच्चे दिल से अपनाए। अरुण ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, रितु, मैंने हमेशा नीतू को अपना बेटा माना है। मेरे लिए यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि हम तीनों के लिए है। मैं तुम्हें और नीतू को कभी निराश नहीं करूँगा। रितु ने माँ की सलाह मानकर अपने डर और असुरक्षा को पीछे छोड़ दिया। उसने अरुण के साथ शादी की। शादी सादगी से हुई, जिसमें केवल परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुई। माँ ने इस मौके को कहा, रितु, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपनी ज़िंदगी को खुद संभालने का फैसला लिया है और अब मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे। रितु की ज़िंदगी में अब एक नई रोशनी आ गई थी। उसने अपनी अतीत के दर्द को भुलाकर एक नई शुरुआत की थी। माँ के साथ बिताए गए यह पल उसकी ताकत बन गए और उसने सीख लिया कि सही सलाह और सही समय पर लिए गए फैसले जिंदगी बदल सकते हैं। रितु ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, अगर आप मेरे साथ ना होती तो शायद मैं यह किस हिम्मत कभी नहीं जुटा पाती। आपने हमेशा मेरा सहारा बनकर मुझे जीने की राह दिखाई है। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, माँ का काम यही होता है, लेकिन अब तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारी है, इसे खुशी से जियो। कैसी लगी है इमोशनल कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।